अमीर बेटी के लिए बोझ, गरीब बेटी के लिए भगवान समान ससुराल। सुबह सुबह अंजलि फैशनेबल कपड़े पहने हुए गुनगुनाती हुई अपने कमरे से हॉल में आती है। तभी हॉल में बैठे अपना फोन देख रहे उसके पिता उसे देखते हैं और अंजलि, कहाँ जा रही हो बेटा इतनी जल्दी में? 1 मिनट रुको। अपने पिता की आवाज सुनकर अंजलि तुरंत रुक जाती है और पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब मैं घर के बाहर जाऊं तो मुझे टोका मत करो, लेकिन फिर भी आप हो कि मानते ही नहीं हो। बस 1 मिनट अंजलि। जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। विजय अपना फोन अंजलि की तरफ बढ़ाता है और पैसे ट्रांसफर कर दो बेटा, मुझसे नहीं हो रहे हैं। किसे पैसे भेजने इस वक्त? तभी वहाँ स्टाइलिश साड़ी पहने डायमंड इयररिंग्स पर हाथ फेरती हुई अंजलि की माँ सुनीता आ जाती है और किसे? अपनी माँ को ही करने होंगे पैसे ट्रांसफर। घर से ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन फिर भी इनका प्यार अपनी माँ के लिए कम नहीं हो रहा। अरे माँ और बेटे का प्यार कभी कम होता है क्या सुनीता? हाँ? माँ भले ही दूर रहे, लेकिन बेटे के दिल के करीब रहती है। ये रिश्ता खून का है भाई। वाह, क्या बात है पापा। अगर आपको दादी से इतना ही प्यार था तो फिर उन्हें ओल्ड एज होम क्यों भेज दिया? आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रख पाए? विजय नम आंखों से सुनीता की तरफ देखता है और अपनी माँ से पूछो अंजलि, क्यों भेज दिया? वरना कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ को खुद से दूर करेगा? हाँ, वो भी जीते जी। मेरी क्या मजबूरी थी ये तुम्हारी माँ बताएगी। ओल्ड एज होम ना भेजती तो और क्या करती? मैं क्या उनकी नौकरानी थी? पूरा दिन उनकी जी हुजूरी करने में ही बीत जाता था। उनके लिए अलग से खाना बनाओ, कपड़े धो और पता नहीं क्या क्या, और उनकी किचकिच सुनो। मैं परेशान नहीं रहना चाहती थी तो मैंने इज्जत से उन्हें ओल्ड एज होम भिजवा दिया। अब वो वहाँ आराम से है और मैं यहाँ आराम से हूँ। जिंदगी में सुकून चाहिए बेटा, चाहे जैसे मिले। हाँ मम्मी, सही कहा। अपनों से दूर होकर उसे ही सुकून मिलता है जिसे रिश्तों की समझ नहीं होती। ठीक है, अकाउंट डिटेल दे दीजिए, मैं पैसे भेज देती हूँ। विजय अंजलि को अपनी माँ की अकाउंट्स डिटेल देता है और वो पैसे ट्रांसफर करती है। हो गया, अब मैं जा सकती हूँ पापा? हाँ ठीक है, लेकिन जा कहाँ रही हो? अंजलि बिना कोई जवाब दिए चली जाती है। ये है बड़े आलीशान बंगले में रहने वाले अमीर विजय की बेटी अंजलि, जिसके संस्कार उसकी माँ से प्रेरित हैं। काफी दिनों के बाद रमेश अपने ताऊ के बेटे सुरेश से मिलने उसके गांव आए हैं। सुरेश गांव के जमींदार हैं और रमेश शहर में रहने वाले काफी रईस शख्सियत। वो दोनों इस समय गांव की गलियों में पैदल टहलते हुए बचपन के दिन याद कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अंजलि के बारे में बताते बताते मैं अचानक इन दोनों के बारे में क्यों बताने लगा। थोड़ा सब्र करिए, आपको पता चल जाएगा। भाई, ये वही गलियां हैं ना जिनमें हम बागीचे से आम चुरा कर भागा करते थे। हाँ और वो बगीचे का रखवाला अपनी छड़ी लेकर हमारे पीछे पीछे दौड़ता था, लेकिन कभी हमें पकड़ नहीं पाया। हाँ सही बात है, काश वो बचपन के दिन फिर से वापस लौट आते यार। एक वो वक्त था जब हमारे पास आम खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन आम खाने का जज्बा खूब था। और आज पैसे इतने हैं कि हम बागीचे के बागीचे खरीद लें, पर अब वो बचपन वाला जज्बा नहीं रहा यार। सब कुछ कितना बदल चुका है। दोनों भाई बचपन के किस्से याद करते हुए गलियां नाप रहे थे। तभी साधारण कपड़े पहने हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए नेहा उनके पास आती है और दोनों के पांव छूती है। ताऊ जी प्रणाम। चाचा जी प्रणाम। सुरेश अंजलि के सिर पर हाथ रखते हैं और सदा खुश रहो बेटी, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। चाचा जी, आप आशीर्वाद नहीं दोगे क्या? अरे मैं इनकी तरफ से भी तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ। सुरेश एक बार फिर से नेहा के सिर पर हाथ रखता है और तेरी एक अच्छे घर में जल्दी से शादी हो जाए और तू मन लगाकर सास ससुर की खूब सेवा करे। हाँ। क्या ताऊ जी, आप भी कैसा आशीर्वाद दे रहे हो? मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी और उनकी सेवा करूंगी। नेहा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। दोनों भाई उसे देखते रह जाते हैं। अरे ये कौन थी? कितनी संस्कारी बच्ची है। आजकल की लड़कियों में इतनी सादगी और संस्कार कहाँ देखने को मिलते हैं। अरे ये वो अपना रामू है ना? रामू याद है? वो जो खेतों में मजदूरी करता था, ये उसी की बेटी है। अच्छा वो रामू, बहुत नेक आदमी था यार वो तो। उसकी बेटी काफी बड़ी हो गई है। उसने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। भैया कुछ दिनों तक रुकना ही है तो उससे भी मुलाकात हो ही जाएगी। दोनों भाई आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अपने बंगलो के लिविंग रूम में बैठा विजय अपनी पत्नी सुनीता के साथ कॉफी पी रहा था। सुनीता,
बड़ी बेटी की शादी तो अच्छे घर में हो गई, बस अब छोटी बेटी अंजलि की शादी भी हो जाए तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। हाँ, पर तुम जानते हो उसका मिजाज, वो कितनी जिद्दी है। हाँ जानता हूँ, और ये भी कि उसके लिए ससुराल ढूंढना काफी मुश्किल होगा। किसी काम से अंजलि उनके पास ही आ रही थी, वो उनकी बातें सुनती है। और क्या क्या कहा आपने? मेरी शादी? मैं नहीं कर रही शादी वादी, मुझे शादी के झंझट में नहीं पड़ना, मैं ससुराल का बोझ नहीं उठाऊंगी। अरे बेटी, शादी तो सबको करनी पड़ती है, तू कोई दूसरी दुनिया से आई है क्या जो तू शादी नहीं करेगी? देख बेटी, शादी समाज का एक नियम है, घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। मैं नहीं मानती समाज के नियम। और आप क्या चाहते हो कि मैं भी ससुराल में जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को ओल्ड एज होम भेज दूं? नहीं ना, तो फिर मुझे शादी के लिए फोर्स मत करो, मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय करने दो पापा। बेटी, तेरी दीदी भी पहले तेरी तरह थी, लेकिन शादी करके सेटल हो गई ना, और अब देख कितनी खुश भी है। क्या सच में दीदी खुश है? सुबह उठो तो सास ससुर को चाय दो, दोपहर में लंच, शाम को डिनर, झूठे बर्तन धो, गंदे कपड़े धो, और अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करो तो उनकी बातें सुनो। ये सब करके दीदी खुश होंगी? कभी नहीं, उन्हें ससुराल वाले बोझ लगते होंगे पापा। उसने मुझे तो ये कभी नहीं बताया, तुझे कब बता दिया? ये बातें छोड़ो, अब मुझे पैसे दो, मुझे फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना है, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है। और हाँ, मैं अब शादी के टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, बस पापा। विजय से पैसे लेकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सुरेश रामू के घर पहुँचते हैं, जो कि कच्ची मिट्टी का छोटे छोटे 2 कमरों का घर था। घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था जो शायद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था। आंगन में एक नीम का पेड़ था। रामू उसी पेड़ की छांव में टूटी कुर्सी पर बैठा था और नेहा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रामू उन्हें देखकर तपाक से खड़ा होकर उनके पास जाता है और अरे अरे सुरेश भाई, आप यहाँ? बड़े दिनों के बाद आप लोगों को देख रहा हूँ, आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है भैया। नेहा बेटी, देखो कौन आया है, जल्दी से इनके लिए पानी लेकर आओ बेटी। रामू पास ही रखी चारपाई पर उनको बिठाता है। नेहा उनके पास आती है और उनके पैर छूती है। रामू, तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, जिस घर भी जाएगी वहाँ सास ससुर की खूब सेवा करेगी। मैं तो भाई इसे देखकर बहुत खुश हो गया। ताऊ जी, आप फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा ना मुझे शादी वादी नहीं करनी, अगर फिर से ऐसा बोलोगे ना तो मैं फिर पानी लाकर नहीं दूंगी आपको। हाँ। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और बेटी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, ये बड़ों का आशीर्वाद है। अरे अरे, इसे डांटिए मत, बड़ी प्यारी बच्ची है। नेहा पानी लेने के लिए घर के अंदर जाती है। सुरेश रामू के पास जाते हैं और देखो रामू, मैं कुछ खास काम से आया। मेरा भाई रमेश आया था पर उसे जरूरी काम आ गया तो वो चला गया, नहीं तो वो भी आता। उसे तुमसे कुछ खास बात करनी थी। हाँ हाँ, आप बताइए क्या काम था उनको? रमेश को रामू से क्या खास बात करनी थी या क्या काम था वो बाद में जानना, पहले आप ये जानिए कि अंजलि के घर पर अभी क्या हो रहा है। हॉल में विजय और सुनीता सोफे पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजा खुलता है और अंजलि की बड़ी बहन सीमा रोती हुई ट्रॉली बैग लिए अंदर आती है और सीधे सुनीता के गले लग जाती है। सीमा, तुम अचानक बिना बताए और रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? दामाद जी कहाँ है बेटा? आपके कहने का क्या मतलब है पापा? बेटी के ससुराल में कुछ ठीक नहीं होगा तभी वो मायके आ सकती है क्या? सीमा के रोने की आवाज सुनकर अंजलि अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है। अरे दीदी, आप कब आई और कितने दिनों के लिए आई हो? आप इतना रो क्यों रही है? क्या हो गया है? बस मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ अंजलि, मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। मैं अब उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहती हूँ बस। क्यों, क्या हुआ बेटी? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये मत पूछिए कि क्या हुआ, ये पूछिए पापा कि क्या नहीं हुआ। सुबह शाम बस सास ससुर की सेवा। सुबह उठो तो सास ससुर को चाय बनाकर दो, दोपहर को खाना, शाम को डिनर, झूठे बर्तन धो, गंदे कपड़े धो, उनके कहे मुताबिक चलो, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ ना करो तो उनकी बातें सुनो। मुझसे अब ये और नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ पापा। सुना पापा, मैंने कहा था ना दीदी क्या क्या सहती है ससुराल में। सीमा, तूने यहाँ आकर बिल्कुल ठीक किया, तू कुछ दिन यहीं रह, तब दामाद जी की और तेरे ससुराल वालों की अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनीता, तुम ये क्या समझा रही हो? तुम बेटी का घर तोड़ना चाहती हो क्या? मम्मी ने ठीक कहा पापा, मैं तो बोल कर आ गई हूँ उनसे कि या तो वो अपने माँ बाप के साथ रहे या मेरे साथ रहे, उन्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। दीदी की हालत देखकर अब तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगी, मेरी भी लाइफ शादी के बाद ऐसी हो जाएगी।
सीमा और अंजलि दोनों अंजलि के कमरे में चली जाती हैं। इधर सीमा अपनी बहन को अपने कमरे में ले जाती है। उधर रमेश भी अपने घर, जो आलीशान बंगला है, शहर के सबसे बड़े बंगलों में से एक, वहां वापस आते हैं। वो हॉल में बैठकर जूते उतारते ही हैं कि तभी उनकी माँ चंपा देवी उनके पास आती हैं और बेटा, देखा है लड़की, क्या कराया रिश्ता पक्का मेरे पोते का? अरे माँ, मैं लड़की देखने नहीं गया था और ना ही रिश्ता पक्का करने गया था। मैं तो अपने ताऊ के बेटे से मिलने गया था, मिलके आ गया। तभी वहां रमेश की पत्नी पानी लेकर लीना। क्या माँ जी, आप अपने पोते की शादी के पीछे क्यों पड़ी है? अभी उम्र ही क्या है उनकी, सही वक्त आने पर हो जाएगी। अरे बहू, तेरे बाबूजी अपने पोता बहू का मुंह देखे बिना ही चल बसे। मैं नहीं चाहती कि मैं भी अपनी पोता बहू का मुंह देखे बिना चली जाऊं। इसीलिए मुझे लगता है कि जल्दी से मेरे 3 पोते में से किसी एक की भी शादी हो जाए। अरे माँ जी, ऐसे ही थोड़े ना बहू मिल जाती है। आपके और हमारे टाइम की बात अलग थी, जब लड़का लड़की एक दूसरे का मुंह देखे बिना ही शादी कर लेते थे। आज के जमाने में तो लड़का लड़की का एक दूसरे को जानना जरूरी है और लड़की का संस्कारी होना भी जरूरी है माँ जी। सही कहा तुमने। जब तक लड़की संस्कारी नहीं होगी तब तक कैसे उसको अपने घर की बहू बना ले। ये तो मैंने भी कहा, और क्या कहा? तुम्हें संस्कारी बहू चाहिए तो उससे संस्कारी तो और कोई हो ही नहीं सकती। किससे? रमेश लीना को नेहा के बारे में बताते हैं और इधर अंजलि के घर पर अलग ही कहानी चल रही थी। सीमा का पति जब भी उसे कॉल करता तो सीमा कॉल रिसीव नहीं करती, उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। फिर एक दिन हार मानकर सीमा का पति अर्जुन ही वहां आ जाता है। उस वक्त दोनों बहनें अंजलि के रूम में टैब में ब्रांडेड ड्रेस पसंद कर रही थीं। वो सीधा अंजलि के रूम में पहुंच जाता है। सीमा, देखो, तुमने जैसा कहा था मैंने तुम्हारी बात मान ली है। मैंने अपने माता पिता से कह दिया है कि अब हम दोनों अलग अलग रहेंगे। मैंने एक फ्लैट भी रेंट पर लिया है, तुम चलकर इंटीरियर पसंद कर लो ना, और क्या क्या चाहिए तुम्हें वो सब बता दो। सच में? हाँ, अब तो चलो, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अब तो तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो ना? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। अब हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, मुझे अपनी पर्सनल स्पेस मिलेगी। सीमा खुशी खुशी अपना बैग पैक करती है और अर्जुन के साथ अपने नए फ्लैट में रहने चली जाती है। सीमा के जाने के बाद हॉल में बैठा पूरा परिवार दुखी भी था और खुश भी। देखा, ये है मेरी बेटी, अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिर दामाद जी से अपनी बात मनवा ही ली। अब मैं भी ऐसी ही कुछ तरकीब लगाता हूँ कि अंजलि शादी के लिए मान जाए। बेटी, एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक ऐसा रिश्ता देखते हैं जहाँ सास ससुर हो ही ना। अरे ऐसा रिश्ता मिलना मुश्किल है। आप लोगों को बात समझ नहीं आती क्या? मुझे तो शादी ही नहीं करनी है। अंजलि, मेरी बात तो सुन। देख, जवानी तो तू अकेले काट लेगी, लेकिन बुढ़ापा काटना मुश्किल है। बुढ़ापे में हमसफर की जरूरत होती है। तू शादी कर ले। शादी के बाद ना अपनी दीदी की तरह अपने पति को किसी भी तरह प्यार से डरा के धमका के फैमिली से अलग कर लेना। हाँ अंजलि, और शादी के बाद अगर तेरा पति तेरी बात ना माने तो अपनी माँ की तरह सास ससुर को ओल्ड एज होम में भेज देना। हाँ, और वैसे भी एक बार शादी होने के बाद तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ थोड़ी ना देगा। जिस समय अंजलि को उसके अमीर माता पिता किसी भी तरह शादी करने के लिए मना रहे थे और उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे थे, उसी समय नेहा के गरीब माँ बाप भी नीम के पेड़ के पास उसे कुछ समझा रहे थे। सुरेश जी की बातों से तो लग रहा था कि उनके भाई तुझे पसंद करते हैं। अगर वो रिश्ता लेकर आते हैं तो तू मना मत करना बेटी। लेकिन पापा, अमीर घर में जाऊंगी तो वहाँ सब लोगों के साथ कैसे रहूंगी? बस वैसे ही जैसे तू यहाँ हम लोगों के साथ रही है। जैसे तू हमें भगवान मानती है, वैसे ही ससुराल वालों को भगवान मानना। उसी दिन सुरेश उन दोनों को बताते हैं कि उनका भाई पूरे परिवार के साथ नेहा को देखने आ रहा है। तो वो लोग नीम के पेड़ के नीचे ही छांव में चारपाई बिछाकर उनके स्वागत की तैयारी कर लेते हैं। तय समय पर रमेश अपने भाई सुरेश, अपनी पत्नी और बड़े बेटे अर्जुन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। रामू और कमली अपनी हैसियत के हिसाब से उनका स्वागत मिठाई और कोल्ड ड्रिंक से करते हैं। तभी कपकपाते हाथों से ट्रे में चाय का कप लिए सलवार सूट पहने नेहा उनके सामने आती है। सभी को चाय देने के बाद वो सभी के पैर छूती है। वो सभी नेहा को देखते हैं और आपने लड़की के बारे में जैसा बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। बड़ी संस्कारी है, हमें तो ये लड़की बहुत पसंद है जी। लीना एक नजर में नेहा को पसंद कर लेती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। वो सभी रिश्ता पक्का करके सुरेश की हवेली पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, नेहा देख, तेरी शादी बड़े अमीर घर में हो रही है। उन्होंने तेरे संस्कार देखकर तुझे पसंद किया है। उन्हें निराश मत करना बेटी, और हमारे संस्कारों का मजाक मत बनने देना।
बड़ों का आदर करना और ससुराल वालों को शिकायत का मौका मत देना। माँ, मैं आपकी दी हुई सीख का अनादर कभी नहीं होने दूंगी। आपने जो जो मुझे सिखाया है वो सीख लेकर गरीब की बेटी अमीर ससुराल में जाएगी। शादी फिक्स करने के बाद रमेश जब अपने भाई की हवेली में जाता है तो वहाँ हॉल में कुर्सियों पर बैठा पूरा परिवार उसी की चर्चा कर रहा होता है। भाई एक बेटे की शादी तो तय हो गई, अब मुझे अपने दूसरे बेटे की शादी की चिंता करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप पे कर दूं। अरे चिंता क्यों करते हो, परेशान मत हो, मेरे पास एक रिश्ता और है, अगर कहो तो मैं वहाँ बात करता हूँ, वो हमारी तरह अमीर हैं। ठीक है, करो। अगर बात बनी तो दोनों बेटों की शादी साथ में कर देंगे। सुरेश अब अंजलि के पिता से बात करता है, बातचीत आगे बढ़ती है। अंजलि के घर वाले मान जाते हैं और दोनों बहुओं की शादी एक ही दिन तय हो जाती है। कुछ ही दिनों में बड़े धूमधाम से नेहा और अंजलि की शादी हो जाती है। दोनों बहुओं का जोरदार स्वागत होता है। गृह प्रवेश की रस्म चल रही होती है। नेहा अच्छे से झुककर सब लोगों के पैर छूती है, सबका आशीर्वाद लेती है। अंजलि अब चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। क्या हुआ बहू? छोटी बहू ने किसी का आशीर्वाद नहीं लिया, कहाँ गई वो? माँ जी, वो आई है तो थक गई होगी, इसीलिए अपने कमरे में आराम करने चली गई। ठीक है, उसे आराम करने दो, पर मुंह दिखाई रस्म के लिए दोनों बहुओं को तैयार करके नीचे ले आना तुम। हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं उन्हें तैयार करवा दूंगी। ठीक है। शाम का वक्त होता है। मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए हॉल में बैठी हैं। अरे लीना, तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बहू अपने कमरे में है, मैं अभी उसे बुला करके आती हूँ। रेखा जाकर छोटी भाभी को बुला कर ले आ। ठीक है माँ, मैं भी भाभी को बुला कर लाती हूँ। रेखा अंजलि के कमरे में जाती है। अंजलि अपने बिस्तर पर लेटी होती है। रेखा अंजलि से बोलती है, भाभी सब मेहमान आ गए हैं, आप कब तक आ रही हो? मैं नहीं आ रही, मेरा सर दर्द कर रहा है, जाओ यहाँ से। अंजलि का ऐसा बर्ताव रेखा को पसंद नहीं आता और रेखा बिना कुछ बोले अंजलि के कमरे से निकलकर हॉल में वापस आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, भाभी के सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है, इसलिए वो आराम कर रही हैं। अच्छा ठीक है, उसे आराम करने दो। लीना सबसे नेहा को मिलवाती है। नेहा सबके पैर छूती है, सबका आशीर्वाद लेती है। मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करती हैं। लीना, आपकी छोटी बहू तो बड़ी गुणवान है। अरे हमारी बड़ी बहू भी छोटी बहू की जैसी ही है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद अगले दिन सुबह किचन में नेहा सबके लिए खाना बना रही होती है कि तभी सास लीना किचन में आती है। अरे बड़ी बहू, तुम अकेली हो? तुम्हारी देवरानी अभी तक नहीं आई क्या? नहीं मम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं बना लूंगी। अरे ये सिर्फ तुम्हारी पहली रसोई नहीं है, तुम्हारी देवरानी की भी है, मैं जाकर बुला कर लाती हूँ उसे। लीना अब किचन से निकलकर हॉल में आती है। तभी वहाँ अंजलि का पति श्याम हॉल में बैठा होता है। लीना अपने बेटे श्याम को देखकर बोलती है, बेटा तुम यहाँ अकेले बैठे हो, तुम छोटी बहू को भी लाओ ना, आज उसकी पहली रसोई है। पर माँ उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाएगी। श्याम की बात सुनकर लीना कुछ नहीं बोलती। नेहा सबके लिए खाना बनाती। सब लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। नेहा सबको खाना परोसती है। छोटी भाभी होती तो उसकी भी पहली रसोई की रस्म होती, मुंह दिखाई की रस्म में भी नहीं आई और पहली रसोई की रस्म भी पूरी नहीं की। तभी वहाँ अंजलि आती है और एक प्लेट में खाना लेती है और वापस अपने कमरे में चली जाने लगती है। तभी रेखा अंजलि से बोलती है, भाभी कहाँ जा रही हो? हम सबके साथ बैठकर खाना खाओ ना। नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में ही खा लूंगी। इतना बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। तभी रेखा श्याम से बोलती है, क्या हुआ भैया, भाभी नाराज क्यों है? जब से आई है तब से नाराज नाराज लग रही हैं। आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, हम दोनों ने कल से बात भी नहीं की है। कोई बात नहीं, नए माहौल में आई है ना तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अंजलि अपनी माँ को फोन लगाती है। रूम में टहलते हुए अंजलि अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने तुम लोगों के समझाने पर शादी तो कर ली, लेकिन अब आगे क्या करूँ? मुझसे ससुराल वाले झेले नहीं जा रहे हैं। 24 घंटे मेरे सिर पे बैठे रहते हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है ससुराल में। कभी ननंद आ जाती है, कभी सास, कभी दादी सास। मैं तो तंग आ गई हूँ माँ। बेटी, जो मैंने तुझसे समझाया था तू तो वो कर। पहले दामाद जी से मनवा ले कि वो क्या चाहते हैं। अंजलि बात ही कर रही थी कि तभी अंजलि का पति श्याम रूम में आता है। अंजलि फोन रख देती है और बात शुरू करती है। तुम्हें पता है, मेरी दीदी ना जीजू के साथ अलग रहती है, खूब अच्छे से रहते हैं, खूब खुश रहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। अरे तुम्हें तुम्हारी दीदी को क्या पता कि फैमिली के साथ रहना कैसा लगता है। फैमिली साथ होती है तो खुशियाँ 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं और गम 4 गुना ज्यादा घट जाते हैं। और फैमिली एक प्रोटेक्टेड लेयर की तरह होती है जो हर मुसीबत से बचाती है। श्याम की बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है,
इनके मन में तो परिवार के लिए बहुत प्यार है, इतनी सीधी तरह बात नहीं बनेगी, मुझे कुछ और ही सोचना होगा। तभी सास ससुर दरवाजा खटखटाते हैं। कौन है? अरे बहू, हम हैं। अंजलि दरवाजा खोलती है। लीना और रमेश अंदर आते हैं। अरे बहू, सब ठीक तो है ना? तुम जब से आई हो तब से ढंग से किसी से बात तक नहीं कर रही हो। ससुर जी सब ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी की वजह से बस थकान थोड़ी ज्यादा हो गई थी, बस। ठीक है बहू, अपना ध्यान रखा करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। रमेश और लीना चले जाते हैं। तभी दादी सास हॉल में बैठी होती हैं। नेहा उन्हें देखती है और दादी सास के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ दादी जी, आप परेशान क्यों हैं? कुछ बात है क्या? अरे बहू, अब मेरी उम्र हो गई है, जिस वजह से मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं। बस इतनी सी बात? आप अपना पैर आगे कीजिए, मैं भी मालिश कर देती हूँ। अरे वाह बहू, तुम्हें ये सब भी आता है? हाँ दादी जी, मुझे सब आता है। नेहा अपनी दादी सास के घुटनों की मालिश करना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद दादी सास बोलती हैं। बहू, कब तक घुटनों की मालिश करती रहोगी? कल मुझे मंदिर भी जाना है। चिंता मत करिए, मैं आपको मंदिर लेकर जाऊंगी। अगले दिन नेहा दादी सास को लेकर मंदिर जाती है। उसी समय घर में रेखा और सूरज हॉल में बैठे होते हैं। अंजलि भी वहाँ आ जाती है। भाभी, हमें आपकी हेल्प चाहिए, हेल्प कर दोगी ना आप? अरे मुझे कोई हेल्प नहीं करनी, किसी की हेल्प नहीं करनी, अपना काम खुद करो, मैं कोई फालतू नहीं हूँ। अरे भाभी सुन तो लो, किस चीज में हेल्प चाहिए? नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अंजलि बिना बात सुने ही उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नेहा खाना बनाकर डाइनिंग हॉल में रख देती है। अंजलि आती है और तुरंत खाना खाने लगती है। देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? खाना जूठा क्यों कर रही हो? सास ससुर को आ तो जाने दो, उनके खाने के बाद खाना आप। ससुराल वालों को तुम भगवान मानती हो, मैं नहीं। मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊंगी ही। तुम भगवान मानती हो ना, तो तुम इंतजार करो, मैं नहीं रुक सकती। अंजलि जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। सास ससुर को आने में देर हो जाती है। रात में सास ससुर आते हैं। माँ जी, पिताजी आप आ गए, मैं आपके लिए अब खाना परोस दूं? बहू, तुम अब तक सोई नहीं हो? नहीं माँ जी, मैं आप दोनों का इंतजार कर रही थी। ठीक है बहू, तुम खाना परोस दो। नेहा सास ससुर को खाना परोसती है। नेहा खाना परोसी रही होती है कि नेहा को चक्कर आ जाते हैं और नेहा गिर पड़ती है। अरे क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया। खाना नहीं खाया ना मैंने। क्यों? तुमने खाना क्यों नहीं खाया बहू? आप लोगों के बिना खाना खाए मैं कैसे खा सकती हूँ? पहले आप खाएंगे, बाद में मैं खाऊंगी। बहू, अगर हम तुम्हारे सास ससुर हैं, अगर हम दिन भर घर से बाहर रहेंगे तो क्या तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, पहले घर के बड़े, बाद में मैं। नेहा सबके खाने के बाद खाना खाती है। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति श्याम परेशान रहने लगता है। उसे बिजनेस में बड़ा नुकसान हो रहा होता है। उसी समय अंजलि श्याम से बात कर रही होती है। आपसे मैंने बोला था ना अलग घर लेने के लिए, अब तक आप एक घर नहीं ले पाए हो। तुम समझती क्यों नहीं हो अंजलि, बिजनेस में भी मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं अभी घर नहीं ले सकता और मैं अपने माता पिता से अलग नहीं रह सकता हूँ, समझी? मुझे ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस इस बोझ से छुटकारा चाहिए। तुम बस इंतजाम करो। श्याम अब बहुत उदास रहने लगता है। एक शाम नेहा श्याम को बालकनी में अकेला खड़ा देखती है तो वो देवर श्याम के पास आकर श्याम से पूछती है। देवर जी, ये क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं आपको अब क्या ही बताऊं भाभी जी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। श्याम पूरी बात नेहा को बताता है, बिजनेस में हुए भारी नुकसान के बारे में भी और अंजलि के बारे में भी। ये क्या देवरानी जी, वो ऐसा कह रही है? ससुराल वालों को बोझ मानती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ भाभी, मैं आपसे अब क्या ही बताऊं, डबल टेंशन है मुझे। बिजनेस का लॉस और दूसरा इनका अलग होने का जोर। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। मेरा तो मन करता है कि मैं मर जाऊं। पागल हो गए हो क्या देवर जी? इतनी सी परेशानी के लिए इतना बड़ा कदम उठाओगे? इतना बड़ा परिवार है आपका, अगर आपकी पत्नी ऐसा कहती है तो उनकी खुशियाँ देखो, पर परिवार को मत छोड़ो। नेहा की बात सुनकर श्याम चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। उस रात श्याम कमरे में अपनी पत्नी अंजलि के पास आता है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं अपने मायके चली जाऊं या तुम मुझे लेकर अलग हो रहे हो? मैं अपने माँ बाप की बातों में आ गई, तभी मैंने शादी की थी, नहीं तो मैं शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा। पहले ये लॉस रिकवर कर लूं, उसके बाद। मैं इतने दिनों से बस यही सुनते आ रही हूँ। मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, शायद अब वही कुछ उपाय करेंगी। अंजलि अपनी माँ को फोन लगाती है, सारी बातें बताती है। दूसरे दिन इधर नेहा अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और श्याम की परेशानी बताती है। मम्मी जी, पापा जी, देवर जी बहुत परेशानी में है। उन्हें बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और देवरानी जी उन्हें अलग होने के लिए बहुत जोर दे रही है। क्या बहू ऐसा चाहती है?
पर श्याम ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। मैं उससे बात करता हूँ कि वो क्या चाहता है। पापा जी खुश उन्हें रहना है तो उन्हें अलग कर दीजिए, मुझे उससे परेशानी नहीं है, लेकिन उससे पहले देवर जी की मदद करनी होगी, वो बहुत ज्यादा परेशान है। बहू, मेरे पास कुछ गहने रखे हैं, मैं वो दे देती हूँ, शायद उससे श्याम की मदद हो जाए। अब पूरा परिवार, सास ससुर, नेहा, सूरज, यहाँ तक कि ननद भी अपनी अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं ताकि देवर का नुकसान भर जाए। कुछ दिनों के बाद नुकसान भर जाता है। एक रात जब श्याम घर आता है तो अंजलि श्याम से पूछती है, क्या हुआ, सब सही हुआ या नहीं? हाँ, अब सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो गया। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ से ले चलो, मैं बैग तैयार कर लेती हूँ, हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। अंजलि जाने के लिए बैग पैकिंग शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अंजलि के पिता विजय और माँ सुनीता उसके ससुराल आते हैं। अंजलि बैग पैक करके निकलने के लिए तैयार रहती है। अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? और समधी जी हमें बुलाकर पता नहीं खुद कहाँ गायब हो गए, और तुम भी जा रही हो। तभी वहाँ रमेश और लीना भी आ जाते हैं और विजय और सुनीता को अंजलि की सारी बातें बताते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? जब आपका बेटा इतनी परेशानी में था तब आप किसी ने मदद की? उसका बिजनेस में इतना नुकसान था, आपको तो पता ही नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। मेरे माँ बाप ने मेरी हेल्प की, मैं तो अपने माँ बाप की ही बात सुनूंगी। बेटा, मैं तो सिर्फ इसलिए तुझे समझा रहा था ताकि तू शादी कर ले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू शादी के बाद अलग हो जाएगी। और समधी जी ये किस मदद की बात कर रहे हैं? मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। तो फिर पैसे किसने दिए? तब नेहा आगे आती है और अंजलि को समझाती है। ये सारे पैसे आपके सास ससुर ने ही दिए हैं देवरानी जी, जिनसे तुम दूर होना चाहती थी, जिनसे तुम अलग होना चाहती थी। उन्होंने ही तुम्हारे पति की मदद की है। तुम्हें लगता था कि ससुराल वाले बोझ हैं, लेकिन ससुराल वाले बोझ कभी नहीं होते। मुसीबत के समय परिवार वाले ही काम आते हैं, साथ देते हैं और सुरक्षा कवच बनकर अपने बेटों की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। ये सब सुनकर अंजलि हैरान हो जाती है और अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। आप ही सोचिए, अगर आप अकेले रह रही होती, देवर जी के साथ, फैमिली के साथ ना रह रही होती, तो इतनी बड़ी मुसीबत में कौन साथ देता? मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं जेठानी जी। ससुराल वालों को भले ही भगवान समान ना मानो, लेकिन अपने परिवार का हिस्सा तो मान ही सकती हूँ। परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। अंजलि के बर्ताव की वजह से विजय और सुनीता चुपचाप शर्मिंदा खड़े होते हैं। तभी रमेश बोलते हैं, बेटी, तुम आज भी गलती कर रही हो। हर व्यक्ति को अपनी खुशियों का ख्याल रखने का हक है, लेकिन खुशियां अकेले नहीं मिलती। परिवार एक नींव है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। मुसीबत में जब सब छोड़ देते हैं ना, तो ये परिवार ही ढाल बनकर खड़ा होता है। हाँ बेटी, तुम्हें लगा कि हमने श्याम की मदद नहीं की, पर क्या तुम जानती हो कि ये परिवार ही है जो बिना बताए, बिना जताए अपने बच्चों की तकलीफें बांट लेता है। हमने जो भी किया वो हमारा फर्ज था। परिवार में कोई बोझ नहीं होता, सब एक दूसरे का सहारा होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं अपने माँ बाप के गलत विचारों के प्रभाव में आकर रिश्तों को पहचान नहीं पाई। मुझे एहसास है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगी। हमें भी माफ कर दो समधी जी, हमने अपनी बेटी को गलत सलाह दी। अरे कोई बात नहीं समधी जी, बस आपकी बेटी ने अब परिवार का सही मोल जान लिया है। सच कहूँ तो इस घर को किसी की नजर ना लगे, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू नेहा ने इस घर को हर मुश्किल से बचा कर रखा है। सच कहा आपने, मेरी पत्नी जैसा कोई नहीं। इसने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और खुशियों को बचाए रखा है। मुझे तुम पर गर्व है नेहा। नहीं जी, आप सब इतना बड़ा मत कहिए, ये मेरा परिवार है और मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। देवरानी जी, घर से जाने की जिद छोड़ दीजिए। आपका ये घर, आपका ये परिवार हमेशा आपकी खुशियों के साथ खड़ा रहेगा। बस इस रिश्ते को दिल से अपनाइए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ जेठानी जी, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, पर मैं ही अंधी हूँ जो देख नहीं पाई। मैं अंजलि अपने पति श्याम से भी माफी मांगती है। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए श्याम जी, मैंने कभी आपको ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा आपको परिवार से अलग करने की जिद में रही, पर आपने हमेशा परिवार को बचाने का काम किया। मुझे माफ कर दो आप। बस अब माफी मत मांगो अंजलि, तुम मेरी पत्नी हो और मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब जब तुम्हें सही बात समझ में आ गई है तो बस एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ, और अब मैं हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहूंगी। मैं अलग होने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। सभी अंजलि को माफ कर देते हैं और अंजलि अपना बैग खोल देती है। सब एक साथ मुस्कुराते हैं।